बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम कंपनी की थ्योरी डिस्कस किए थे। वैसे वो सारा थ्योरी आप लोगों को आता था, लाइक कंपनी का डिफाइन हो गया, कंपनी के एलिमेंट्स हो गया। उसके बाद हम बात किए थे टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर के टाइप डिस्कस किया था। लगभग सारी चीज़ें वही थी जो आपने 11th में BST में 12th में अकाउंटेंसी में पढ़ा हुआ। बट मैं फिर भी बोलूँगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर को एक बार स्पेसिफिक फोकस कर देना, थोड़ा सा मे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। आज सर आपको आगे टॉपिक में ले जाएंगे और वो टॉपिक का नाम होगा टाइप्स ऑफ कंपनी। अभी तक आप लोगों ने बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी पढ़ा था, लेकिन CA फाउंडेशन में 12 टाइप की कंपनीज गिवन है ना। और भी कंपनी के टाइप्स होते हैं बट वो आपको एडवांस लेवल पे मिलेगा। फिलहाल 12 टाइप्स की कंपनीज हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है और उसी को लेके हम आज फोकस करेंगे। तो आप सारे बच्चे अपना स्टडी मटेरियल निकालो और टाइप्स ऑफ कंपनी में वेरी फर्स्ट कंटेंट देखो, गवर्नमेंट कंपनी। बेटा नाम से क्लियर है, गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोलते हैं कि सर वो कंपनी जिसके 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो। यानी वो कंपनी जिसके 51% या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 50% होना ज़रूरी ना बेटा, एटलीस्ट 51% से ज़्यादा होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयर गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। सारे के सारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास, या 2, 3, 4, 5 स्टेट की गवर्नमेंट के पास हो। कैसे भी हो, गवर्नमेंट के पास होना ज़रूरी है। तो वो होती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों ने एयर इंडिया का नाम तो सुना ही होगा बेटा ना। तो एयर इंडिया कौन सी कंपनी थी? गवर्नमेंट कंपनी थी। तो ये होती है कि वो कंपनी जिसके 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। चलो, तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, एक तो 51% शेयर और दूसरा गवर्नमेंट के पास होना जरूरी। 2 चीज़ क्लियर होगी। नाउ फॉरेन कंपनी, बहुत अच्छा पॉइंट बेटा, इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया। वो कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन जो इनकॉर्पोरेट तो कहाँ है? इंडिया से बाहर है। बट बात करें बिजनेस प्लेस इन इंडिया, बिजनेस कहाँ होना चाहिए उसका? इंडिया में होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, मैनेजमेंट उसका इंडिया में होना चाहिए, कंट्रोलिंग इंडिया से होनी चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर रहे हो, किसी भी वे से मैनेज कर रहे हो, उसका मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? इंडिया में। तो वेरी फर्स्ट सर, इनकॉर्पोरेटेड आउट ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर है, बट उसका बिजनेस प्लेस कहाँ है? इंडिया में। या वो मैनेजमेंट कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है? इंडिया से हो रही है। बेटा जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोका कोला कंपनी हो गया, पिज़्ज़ा हट कंपनी हो गया, ये सारा फॉरेन कंपनीज है बेटा। ये कंपनीज क्या? इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड, और बिजनेस कहाँ कर रहा है? इंडिया में आके कर रहा है। तो ये किस में आती है? फॉरेन कंपनीज। तो क्या पॉइंट है, फोकस करो सर, इनकॉर्पोरेटेड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, समझ में आ गई। बिजनेस कहाँ हो रहा है? इंडिया में। मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है? इंडिया से हो रही है। तो 2 में से कोई भी एक कंडीशन, बिजनेस प्लेस इंडिया में होगा या मैनेजमेंट इंडिया से हो रही, तो भी अपने आप में क्या हो जाएगा? फॉरेन कंपनी। फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन ये देखो, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन इंडिया से बाहर, ये बेसिक कंडीशन। अब यहाँ इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, बिजनेस प्लेस इंडिया में है या मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा। इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी। तो एक बार सर के साथ रिवाइज करो, फॉरेन कंपनी क्या होती है? वेरी फर्स्ट बेसिक कंडीशन, इनकॉर्पोरेटेड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड। ठीक है सर। अब या तो बिजनेस प्लेस इंडिया में है या इंडिया से वो मैनेजमेंट हो रही है, तो भी अपने आप में क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी बन जाएगी। प्राइवेट कंपनी कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत आपके लिए है नहीं, क्योंकि बेटा बचपन से आप इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर वो कंपनी जिसके शेयर एक प्राइवेट ग्रुप में होता है। प्रैक्टिकली बेटा हमारा जो सोल बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जब इसको हम कंपनी का टच देते हैं, कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। यानी वो कंपनी जिसका शेयर एक प्राइवेट ग्रुप में अपने घर वालों के पास, दोस्त लोगों के पास या अपने पार्टनर्स के पास होता है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। तो बच्चों, शेयर प्राइवेट ग्रुप में होता है ना, आपके घर वालों के पास होता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर
ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, सर शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर शेयर ट्रांसफ़र किया तो पब्लिक में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मिनिमम मेंबर 2 हो गया और मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है? 200 हो सकता है। ये कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है ना बेटा, प्राइवेट लिमिटेड है तो पब्लिक डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करेगी? तो ये कंपनी है वो कंपनी जिसके शेयर एक प्राइवेट ग्रुप के पास होता है, यानी शेयर पब्लिक के पास नहीं हो सकता, इसीलिए शेयर पब्लिक में ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200 होता है और ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और काफ़ी सारी बातें जो आपको पता है बेटा इसके बारे में। तो ये हमारी बात होगी प्राइवेट। बेसिक मुद्दा, शेयर प्राइवेट लोगों के पास होगा, पब्लिक के पास नहीं हो सकता, इसीलिए शेयर इश्यू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू भी नहीं कर सकते, है ना बेटा। चलो आगे आते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के बारे में आप बहुत परफेक्टली समझते हो, सर वो कंपनी जिसके शेयर किसके पास होता है? पब्लिक के पास है, यानी कंपनी को लगता है कि मुझे ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है तो वो अपने शेयर पब्लिक में इशू करती है। और शेयर पब्लिक में कैसे इशू करते हैं बेटा? शेयर इशू करने के लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो वेरी फर्स्ट प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। सेकंड थिंग, शेयर कहाँ होता है? पब्लिक के पास होता है। तीसरा इससे कनेक्टेड पॉइंट है कि बेटा कंपनी जितनी बार चाहे शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि शेयर पब्लिक में है, पब्लिक को जितनी बार चाहे उतना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ना बेटा। तो वेरी फर्स्ट शेयर कहाँ होगा बेटा? पब्लिक के पास होगा। प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है क्योंकि प्रोस्पेक्टस से शेयर आते हैं ना बेटा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार चाहो आप शेयर पब्लिक में ट्रांसफ़र करते रहो। मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम पब्लिक कंपनी, तो हमारी मर्जी पर जो करेंगे तो ये पब्लिक डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये बात होगी हमारी पब्लिक कंपनी के ना बच्चों। और अपने नेम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड क्या लिखती है बेटा? पी लिमिटेड। और लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या लिखती है? लिमिटेड कंपनी लिखती है ना बेटा। 1% कंपनी, वेरी फर्स्ट 1% कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। बच्चों बहुत इजी बात है, 1% कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पूरे सारे फीचर, सारे कायदे कानून प्राइवेट लिमिटेड के, बस केवल एक बदलता है, या मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर एक होता है, कोई चेंज नहीं है। शेयर पब्लिक में ट्रांसफ़र हो नहीं सकता क्योंकि शेयर एक ही पर्सन के पास होगा। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर नहीं सकती है, शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर नहीं सकते हैं। तो सारे कायदे कानून प्राइवेट लिमिटेड के होते हैं, बस एक ही बात ध्यान रखनी, मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम 1 होता है, उसको हम बोलते हैं 1% कंपनी। ये पूरा का पूरे कायदे कानून किसके हो गए बेटा? प्राइवेट कंपनी के हो गए। चलो आगे बात करते हैं स्मॉल कंपनी। बच्चों ये स्मॉल कंपनी वर्ड जनरली आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा, ये हमारे सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में गिवन है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं स्मॉल कंपनी का ना। वो कंपनी जिसका टर्नओवर और पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल इन्होंने बोला मैक्सिमम 2 करोड़ हो सकता है। पेडअप कैपिटल कितना बोला इन्होंने? मैक्सिमम 2 करोड़ हो सकता है। और बेटा इसमें पेडअप कैपिटल नहीं, पेडअप कैपिटल नहीं बेटा, टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़, टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ होगा और पेडअप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख होगी बेटा। वो कंपनी जिसका साल भर का मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ होगा और जिसका मैक्सिमम पेडअप कैपिटल कितना हो सकता है? 50 लाख। इसके बारे में ज़्यादा कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं मैंने भी, केवल सीए फाउंडेशन में गिवन है। इन्होंने बोला सर वो कंपनी जिसका साल भर का टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ होगा। कंपनी एक में इसमें स्पेसिफाइड क्या हुआ? 20 करोड़, कि प्रेजेंटली सिनेरियो क्या है? 2 करोड़ का है, कंपनी चाहे तो उसको 20 करोड़ तक ले जा सकती है। तो वो कंपनी जिसका करंट ईयर में मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ होगा और जिसकी पेडअप कैपिटल कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम 50 लाख है। बट कंपनी एक में इसमें इसके बारे में 5 करोड़ गिवन है कि जब भी गवर्नमेंट चाहे तो उसको 50 लाख से 5 करोड़ तक कन्वर्ट करने का पावर उसके पास सकती है, बट फिलहाल 50 लाख है। तो स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका साल भर का टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ होगा और जिसका मैक्सिमम पेडअप कैपिटल कितना होता है? 50 लाख होता है, वो होती है हमारी स्मॉल कंपनी होती है। ठीक है बेटा। चलो एक बार बात करें हम लोग गवर्नमेंट कंपनी। सर के साथ बोलो, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बेटा? वो कंपनी जिसके एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। दूसरी बात, वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। सेकंड पॉइंट सर, फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हो, नाउ बिजनेस प्लेस इंडिया में हो या इंडिया से मैनेज हो रही हो। थर्ड,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी जिसके शेयर प्राइवेट लोगों के पास होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर पब्लिक के पास होता है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती थी पब्लिक लिमिटेड। 1% कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड, बस मेंबर कितना होगा 1 होगा। स्मॉल कंपनी टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ इन ईयर और पेड अप कैपिटल कितनी होगी मैक्सिमम 50 लाख होती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है वो लिस्टेड कंपनी होती है। बच्चों ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिस्टेड, जितने भी सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो सबकी सब कौन सी होगी बेटा लिस्टेड कंपनी होती है। सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, तो ऑल पब्लिक कंपनीज लिस्टेड कंपनी। बट व्हाट्स अबाउट प्राइवेट कंपनी, तो सीधा सीधा सर प्राइवेट कंपनी में लिस्टेड हो भी सकता है और नहीं भी, कोई बाउंडेशन नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहे तो अपने शेयर को लिस्टेड करा दे और नहीं चाहे लिस्टेड नहीं करना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर, है ना बेटा। वो कंपनी जिसके शेयर जिनकी लाइबिलिटीज़ शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है, वो कंपनी जिसके शेयर होल्डर की लाइबिलिटीज़ क्या होती है लिमिटेड, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ कि अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। आपकी कोई कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर 10 रुपये का है और पेड अप अमाउंट कितना बेटा 8 रुपीज़, तो अनपेड अमाउंट कितना है 2 रुपये, फाइनल कॉल 2 रुपये की बाकी चल रही है। कोई कंपनी जिसका इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है, पेड अप 8 रुपीज़ है, अनपेड फाइनल कॉल 2 रुपये का बाकी चल रहा है। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा वो कहाँ तक लाइबल है, तो सर अनपेड अमाउंट 2 रुपये तक लाइबल है। 2 रुपये से ज़्यादा उसकी लाइबिलिटीज़ नहीं बनती तो उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हो गई लिमिटेड हो गई। कहाँ तक लिमिटेड हो गई अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, वहाँ तक वो लाइबल है, उसके बाद लाइबल नहीं होता। तो वो कंपनी जिसके शेयर होल्डर शेयर के अनपेड अमाउंट तक लाइबल होता है उसके बाद वो लाइबल नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड बाय गारंटी। बेटा ये एनपीओ जैसे जो कंपनीज होती है, एनपीओ जैसे भी कोई कंपनीज होती है, उन कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो लोग क्या करते हैं गारंटी देते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट गारंटी का रखते हैं। एनपीओ टाइप की कुछ कंपनीज होती है, वहाँ के जो भी मेंबर होते हैं वहाँ के मेंबर क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा और लाइबिलिटीज आएगी तो इतने अमाउंट तक हम लाइबल होंगे। तो जितने अमाउंट की वो गारंटी देता है वहाँ तक वो लाइबल होता है, इसीलिए बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। तो इन केस ऑफ एनपीओ कंपनीज मेंबर लाइबल अप टू गारंटीड अमाउंट, उसके जो भी मेंबर होते हैं उन्होंने जितना गारंटी दिया वहाँ तक लाइबल होगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे मैं बोलता हूँ कंपनी का लिक्विडेशन होगा, पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं 1 लाख रुपए तक मैं लाइबल हूँ, तो मैंने 1 लाख रुपए की गारंटी दी, या सारे मेंबर ने 1 लाख रुपये की गारंटी दर की है, तो उस केस में लाइबिलिटीज़ आएगी तो 1 लाख तक हम लोग लाइबल बनेंगे, उसके बाद हम लोग लाइबल नहीं होते, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा मैटर बेटा। वो कंपनी जिसके मेंबर की लाइबिलिटीज़ क्या होती है अनलिमिटेड, जैसे सोल बिजनेस और पार्टनरशिप में पार्टनर और बिजनेसमैन पर्सनली लाइबल होते हैं, वैसे कंपनी में भी जो शेयर होल्डर होते हैं वो पर्सनली लाइबल बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनीज बोलते हैं। यानी ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, कंपनी के एसेट सेल करेंगे उसके बाद लाइबिलिटी चुकाएंगे, उसके बाद भी अगर पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो मेंबर अपनी पर्सनल एसेट सेल करके कंपनी के लाइबिलिटी चुकाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं हम लोग। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी बूथ 11 और 12 जो है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनीज क्या होती है आप लोग समझना। वो कंपनीज जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी होती है वो होल्डिंग होगी, और जिसकी होल्डिंग होती है वो सब्सिडरी। में आपको समझाता हूँ बेटा, ए और बी। एक कंपनी ने क्या किया बी के 50% शेयर ले लिया, एक कंपनी ने क्या किया बी के 51% शेयर ले लिए, और दूसरी कंडीशन है कंट्रोलिंग, यानी बेटा जैसे हम लोग बात करें ए और बी 2 कंपनी है, तो ए कंपनी ने क्या कर दिया बी के 50% शेयर परचेज कर लिया, 1/2 यानी एटलीस्ट 50%, 50% या उससे ज़्यादा शेयर परचेज कर लिया, या कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंट्रोलिंग ए के पास आ गई, यानी बी की जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके अपॉइंट करना, उनको कंट्रोलिंग करना, ये सारा काम किसके पास आ गया? ए के पास आ गया। तो दो में से एक कंडीशन है कि अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर परचेज कर लिया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंट्रोलिंग अपने पास ले ली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंट्रोलिंग कैसी होती है बेटा? सीधी सीधी बात, जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम कौन होगी, कैसे अपॉइंट करना, कैसे मैनेज करना, सारी चीज़ कौन डिसाइड करती है? ए करती है। तो यहाँ ए तो क्या हो गई बेटा? होल्डिंग कंपनी हो गई, और बी क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी। तो अगर कोई कंपनी किसी अदर कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेते हैं या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं, तो ये होल्डिंग कंपनी होती है और ये अपने अपने सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। और सपोज करो बी ने बी की भी सब्सिडरी कंपनी सी, ए की सब्सिडरी कौन है बेटा? बी, और बी की सब्सिडरी कौन है? सी। तो अब ए होल्डिंग कंपनी, बी के लिए भी होल्डिंग है और सी के लिए भी होल्डिंग है। आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी में कंसिडर होती है। तो ये हमारी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का एग्जांपल हो गया। यानी अगर आप किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेते हैं, पेड अप कैपिटल बेटा, 1/2 ऑफ द पेड अप कैपिटल, जितने पेड अप कैपिटल है उसके आधे से ज़्यादा शेयर परचेज कर लिए या सामने वाले की मैनेजमेंट कंट्रोलिंग आपके पास रख ली, तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, और जिसकी हमने रखी वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। तो ओवरऑल हम बात करेंगे वेरी फर्स्ट गवर्नमेंट कंपनी बेटा, जिस कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट कंपनी। सेकंड, फॉरेन कंपनी। बेसिक कंडीशन क्या बोलो बेटा? सर वो कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती है लेकिन उसका बिजनेस इंडिया में है, या फिर कंट्रोलिंग इंडिया से हो रही, मैनेजमेंट इंडिया से हो रही, तो वो फॉरेन कंपनी होगी। थर्ड, प्राइवेट लिमिटेड जानते हो बेटा? पब्लिक लिमिटेड जानते हो? 1% कंपनी, 1% इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। स्मॉल कंपनी जिसका टर्नओवर मैक्सिमम साल भर का 2 करोड़ होगा और पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख होती है, वो स्मॉल कंपनी होगी। फिर हम लोग बात किए थे लिस्टेड कंपनी, जिस कंपनी के शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा वो लिस्टेड का कंपनी होगी। लिमिटेड बाय शेयर, नॉर्मली हम कंपनी के बारे में जो पढ़े थे वो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाला केस था कि शेयर के अनपेड अमाउंट तक लाइबल हो, उसके बाद आप लाइबल नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के जो मेंबर होते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी देते हैं, तो उस लिक्विडेशन वाले केस में गारंटी अमाउंट तक लाइबल होता है, वो लिमिटेड बाय गारंटी होती है। फिर आया था अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर अपनी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड रखना चाहते हैं, तो उस केस में सीधा सीधा वो पर्सनल लाइबल बनते हैं, उसको अनलिमिटेड बोलते हैं। फिर उसके बाद आए थे बेटा होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी। आधे से ज़्यादा शेयर परचेज कर लिया, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंट्रोलिंग अपने पास है, तो आप होल्डिंग, और जिसकी आपने कंट्रोलिंग की वो सब्सिडरी, और सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी कंपनीज में आएगी बेटा। ये हमारा मैटर हो गया टाइप्स ऑफ कंपनी का। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट हम इस पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी कंप्लीट किए थे। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चों कंपनी में मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो सेक्शन 128 ऑफ कंपनी 2013 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए गिवन अंडर सेक्शन 128। इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल एक बात याद रखो कि डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करना, डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करना है, और दूसरी बात एक्यूरल बेसिस रखना है। एक्यूरल बेसिस याद है ना बेटा? 2 टाइप के बेसिस थे, कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस। यहाँ सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम था। तो कुछ नहीं, बस ये बात ध्यान रखो, अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 सेक्शन 128 बोलता है कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करो या आप लोग हार्ड कॉपी रखो, बट आपको रजिस्टर वगैरह सारी बुक्स मेंटेन करनी होगी। जर्नल, सब्सिडी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट जो भी है सब मेंटेन करने होंगे। बट इसमें ध्यान रखें डबल एंट्री सिस्टम होगा, और बेस कौन सा होगा? एक्यूरल बेस। बस इसके अलावा आपको आगे कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम बात करें इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी यानी कंपनी फाइनल अकाउंट में क्या रखेगी? तो 12th में आपने पढ़ा था अंडर सेक्शन 129, याद है ना बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी क्या करती है? अंडर सेक्शन 129 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी 2013 सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, 128 किसके लिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, और 129 किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। इसमें शेड्यूल कौन सा है? 3 ऑफ कंपनी 2013। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ कि पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनाओ, और बैलेंस शीट इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनेगी बेटा। याद है आप लोगों को? हम लोगों ने 12th में बैलेंस शीट बनाई थी। उस बैलेंस शीट में बनाया था, वेरी फर्स्ट साइड बनाई थी
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, शेयर कैपिटल रिजर्व वाला, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, वो वाली जो बैलेंस शीट बनाई थी वो वाली बैलेंस शीट एज इट इज़ बनती। सेक्शन 129 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी 2013 पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनेगी, पार्ट 2 में क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल याद होगा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर हमने एक्सपेंसेस से स्टार्ट किया था, वही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपको बनाना होता है। थर्ड केस फ्लो स्टेटमेंट, वो भी आपने पढ़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वाला था जिसको रिवाइज पैटर्न में करना था, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इक्विटी में जो चेंजेज आ रहे हैं उसका स्टेटमेंट बनता है। और फिफ्थ वाला पॉइंट, अगर कोई एनेक्सर हो गया, अगर कोई नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, कोई डॉक्यूमेंट जो एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी होता है वो भी आप साथ में लगाएं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे क्या बनाना चाहिए समझना। सेक्शन 129 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में क्या जरूरी है, बैलेंस शीट। पार्ट 2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फिर क्या चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर क्या चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई अनेक्सर डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेटरी नोट की भी यहाँ पे चाहिए तो वो भी आपको लगाना ज़रूरी होगा। बट स्मॉल कंपनी हो गया, 1 पर्सन कंपनी हो गया, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्मॉल कंपनी हो गया आपका, ये 1 पर्सन कंपनी होता है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये सारा मैटर हमारा था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला मैटर था, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया। बच्चों अब मैं आपको एक बात और पढ़ाना चाह रहा था, शेयर कैपिटल में याद होगा आपको ऑथोराइज इशूड वाला जो टॉपिक हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसी पे मैं आपको बात करूँगा। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं 12th क्लास में, एज इट इज़ आपका पढ़ा हुआ। देखो शेयर कैपिटल में शेयर की डेफिनेशन आपको आती है बेटा, शेयर इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों, 2 टाइप के शेयर थे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। प्रेफरेंस शेयर के टाइप भी पढ़ा चुका था। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जिसका दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, इसको हम नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। बच्चों ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम शेयर जो कंपनी लाइफ टाइम में इशू करती है वो ऑथोराइज शेयर होता है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तब हम क्या एक नॉमिनल कैपिटल डिसाइड करते हैं, ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड करते हैं। यानी कंपनी लाइफ टाइम में जो शेयर इशू करेगी वो होती है हमारी ऑथोराइज कैपिटल। जैसे हम डिसाइड किए कि सर 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 100, यानी हमें लाइफ टाइम 1 CR 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 करोड़ क्या हो गया आपका ऑथोराइज कैपिटल हो गया, यही आपका रजिस्टर्ड कैपिटल हो गया, यही आपका नॉमिनल कैपिटल हो गया। अब सर बात करेंगे ऑथोराइज के बाद आएगी बेटा इशूड शेयर कैपिटल। आपको लगता है कि सर अभी 1 लाख शेयर हमारे पास है, लेकिन फिलहाल हमें इतनी ज़रूरत नहीं, हमें 60,000 इक्विटी शेयर ई पब्लिक को देना, तो 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100, तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई, 60 लाख हो गई। 1 लाख में 60,000 शेयर फिलहाल आपने पब्लिक को दे दिया, तो 60,000 इशूड हो गया। रिमेनिंग 40,000 जो हमने पब्लिक को नहीं दिया वो क्या हो गया, अनइशूड शेयर कैपिटल हो गया। बच्चों इशूड शेयर कैपिटल में 3 कंडीशन होती है, 60,000 शेयर आपने पब्लिक में दिया और पब्लिक कितना परचेज करी, 60, तो क्लियर 60,000 शेयर आप इशू करना चाह रहे हो, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर कितना 60, एप्लीकेशन आ गई 90,000, तो क्या करना, या तो प्रोरेटा अलॉटमेंट करना या आपको रिफंड करना, जैसा भी आप चाहोगे। तो शेयर 60 है, एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही है, तो भी फाइनली इशूड शेयर तो कितना होगा, 60,000 ही होगा। बट सपोज करो एप्लीकेशन कम मिली, अगर आपको एप्लीकेशन कम मिलती है, आप 60,000 शेयर इशू करना चाह रहे हैं और एप्लीकेशन कितनी मिली आपको, 55,000 मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना हो गया, 55,000। कंपनी 60,000 शेयर इशू करना चाहती है, पब्लिक ने 55,000 शेयर परचेज करने के लिए करा, तो ये क्या हो गया बेटा, अंडर सब्सक्राइब हो गया ना बेटा। तो इस कंडीशन में तो बच्चों शेयर इशू किया था 60,000, अगर 60,000 एप्लीकेशन मिलेगा तो सब्सक्राइब भी 60 होगा, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा मिल गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन, तो भी सब्सक्राइब 60 होगा। बट अगर 60,000 शेयर और एप्लीकेशन कम मिलती है तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में सपोज करो एप्लीकेशन 55,000 है तो फाइनली शेयर कितने होंगे, 55 होंगे। बट इसमें कंडीशन की 90% एप्लीकेशन मिलना ज़रूरी, याद है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जितना शेयर आप इशू करते हैं उसके 90% एप्लीकेशन आपको मिलना ज़रूरी होता है, जिसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल यहाँ कितना हो गया, 55,000, तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया हमारा, 55 लाख हो गया ना बच्चों। चलो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड कैपिटल।
कॉल्ड अप कैपिटल और ये हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। बच्चों देखना 55,000 शेयर, एक शेयर 100 का, 100 में से आपने 60 रुपीज़ अभी कॉल कर लिया, 40 रुपीज़ बाकी चल रहा है। 100 रुपीज़ का शेयर आपने कॉल किया 60 रुपीज़, तो 55,000 शेयर पे अगर आपने 60 रुपीज़ कॉल किया है तो ये 33 लाख तो क्या हो गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। 100 में 60 रुपीज़ आपने कॉल कर लिए हैं तो 40 रुपीज़ अभी तक आपने कॉल नहीं किया, और जो 40 रुपीज़ आपने कॉल नहीं किया उसको हम क्या बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। कि सर 55,000 शेयर, एक शेयर 100 का 55 लाख हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, इसमें हमने 60 रुपीज़ कॉल किया तो 33 कॉल्ड अप है, और 40 रुपीज़ जो कॉल नहीं किया वो अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। अब अनकॉल्ड कैपिटल में बात समझना बेटा। अनकॉल्ड कैपिटल 40 बेटा, इस 40 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ये जो 60 रुपीज़ था इसको मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मान लिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हो गया 60 हो गया, कॉल्ड अप हो गया। अब हमारा 40 रुपीज़ जो अनकॉल्ड है इसमें फर्स्ट कॉल का 30 रुपीज़ है और सेकंड कॉल का 10 रुपीज़। अब यहाँ क्या बात बनाई आपने कि सर जब मुझे फर्स्ट कॉल का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं कॉल करूँगा और मुझे कॉल रिसीव हो जाएगा, डन। बट आपने सेकंड कॉल के लिए बोल दिया कि सर सेकंड कॉल तो मुझे मंगवाना ही नहीं है, ये 10 रुपीज़ तो मैंने रिजर्व कर दिया, मुझे कॉल नहीं करना। सर ये 10 रुपीज़ मैं तब कॉल करूँगा जिस दिन कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कि जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, कंपनी वाउंड ऑफ हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो ही मैं सेकंड कॉल मंगवाऊंगा, अदरवाइज सेकंड कॉल मैं कभी भी कॉल नहीं करूंगा। तो आपने सेकंड कॉल को क्या कर दिया रिजर्व कर दिया, और किसके लिए रिजर्व कर दिया लिक्विडेशन के लिए रिजर्व कर लिया। तो ये सेकंड कॉल अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो ही आपको कॉल करना, अदरवाइज आपको कॉल नहीं करना। तो ये हो गया हमारा रिजर्व कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल है ना बेटा। यानी रिजर्व कैपिटल को पूछे कि सर रिजर्व कैपिटल क्या होगी तो आप क्या बोलोगे सर रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच रिजर्व फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सर कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो ही कॉल करना, अदरवाइज हम कॉल नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। तो लैंग्वेज क्या बनी बोलो बेटा, रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच रिजर्व फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। चलो ठीक है बेटा। तो सब्सक्राइब कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड हो गया बच्चों। अब कॉल्ड अप कैपिटल को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल के आगे बढ़ने की। तो इसमें होता है कॉल्स इन अरियर और दूसरा पार्ट आएगा पेड अप। आपको अच्छी तरह से पता है कि सर हमने 33 लाख रुपीज़ कॉल किया, अगर इसमें कोई अमाउंट बाकी चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। तो 33 लाख रुपीज़ में से 10,000 बाय द वे आपका बाकी चल रहा है, तो 33 कॉल किया था जिसमें से 10,000 बाकी है, तो सर मुझे मिला कितना 22,90,000 मिला है। तो कॉल्ड अप माइनस अरियर इक्वल टू पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो ये पूरा आपका कैपिटल में किया था ऑथोराइज कैपिटल। मैक्सिमम शेयर जो कंपनी लाइफ टाइम में इशू करेगी वो ऑथोराइज होगा। जितना शेयर हम पब्लिक को फिलहाल दिए वो इशूड होगा, जो पब्लिक परचेज करी वो सब्सक्राइब है। जितना अमाउंट कॉल कर लिया कॉल्ड अप और जो बाकी चल रहा है वो अनकॉल्ड है। बट अनकॉल्ड में से जो अमाउंट आपने रिजर्व कर दिया वो रिजर्व कैपिटल हो गया। कॉल्ड अप को दो पार्ट में डिवाइड करना, कॉल्स इन अरियर और पेड अप कैपिटल। कि सर कॉल्ड अप में जो अमाउंट बाकी चल रहा है वो माइनस करोगे तो पेड अप आएगा, कॉल्ड अप माइनस अरियर इक्वल टू पेड अप। तो बच्चों इसी के साथ में हम लोग बात कर लेते हैं कि थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट है। आप लोगों को मीनिंग डिफाइन आ गया, फीचर्स पर हमने डिस्कस किया था, फिर हमने शेयर कैपिटल पर डिस्कस किया था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद ये आपका ऑथोराइज इशूड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता। फिर उसके बाद थ्योरी टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। वैसे टाइप्स ऑफ कंपनी जो मैंने आपके मॉड्यूल से पढ़ाया था, जो जो कंटेंट मॉड्यूल में था आप उसी को अंडरलाइन कर दें, और नहीं तो एक एक टाइप्स ऑफ कंपनी का नाम लिख लिया हुआ है। लाइक गवर्नमेंट कंपनी 51% शेयर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर लिया, स्टडी मटेरियल से टिक कर लिया। उसके बाद आया था मेंटेनेंस ऑफ बुक्स और फिर आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाता। अब अगली वीडियो, कल वाली वीडियो से मैं आपको इसका न्यूमेरिकल पार्ट पर डिस्कस करूँगा। तो बच्चों मिलते हैं कल प्रैक्टिकल पार्ट के साथ।